मैं शस्त्र की बात करता हूं भगवान कृष्ण की तरफ। सुदामा आए, पैर पकड़ लिए, गले लगा लिए, रो रहे हैं। शिशुपाल 100 गाली दे रहा है, तब मारे शिशुपाल को, द्रौपदी को बचाए। भगवान कृष्ण शस्त्र की बात करते हैं। वो हमेशा तो कोई फोटो, शायद ही कोई फोटो भगवान कृष्ण की हो जिसमें वो चक्र लिए दिखाए जाते। सारी फोटो में वो बांसुरी लिए दिखाए जाते। पढ़ोगे नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। मोदी जी कहां पढ़े, कहां बर्बाद हो गए? तीसरे टर्म प्रधानमंत्री है। मैं स्कूल जाता था, लौट आता था, तो क्या हुआ? मैंने कहा भाई पढ़ना नहीं है। हाँ बोले कोई नहीं, गाँव चले जाओ, नौकरी मत करना बेटा। हमने कहा जी नौकरी नहीं करेंगे। फिर मैं जब आईएएस की तैयारी करने गया तो मैं उनसे पूछ के गया, मैंने कहा आईएएस की तैयारी कर ले तो मुझे बन जाओगे। सरकार अगर एक काम कर दे कि इस देश के सरकारी स्कूल के अध्यापकों को सिर्फ वीआईपी का दर्जा दे दे, तो मैं कहता हूं 70% एजुकेशन व्यवस्था इस देश की सुधर जाएगी। क्योंकि टीचर की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है, धन उसकी सेकेंडरी ख्वाहिश है, उसकी प्राइमरी ख्वाहिश है सम्मान। 1 अरब 50 करोड़ की जनसंख्या है। अगर इस जनसंख्या को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाए क्लास 10th 11th 12th में, तो पाकिस्तान बांग्लादेश दे तो हमें वैसे ही गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग करते रहेंगे सुबह शाम। आप 2 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, 4 घंटे रील देख रहे हो, 6 घंटे बाहर चाय की दुकान पे बहस कर रहे हो, तो आप तो कभी नहीं जीतोगे ना। तो जो मन के गुलाम है उनका भाग्य उनका मन लिखता है, और जिन्होंने अपने मन को गुलाम बना लिया है वो अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं। पीएससी की तैयारी 4 लोगों को नहीं करनी चाहिए। पहला, मैं एक बार गया काशी विश्वनाथ जी, तो पता चला मंत्री जी आ रहे हैं। अरे मैंने कहा मंत्री जी आ रहे हैं तो पीछे खड़ा करो। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैंने कहा संविधान के हिसाब से पहले हमको दर्शन करना है। वी द पीपल ऑफ इंडिया। अरे इस देश की जनता को समझना है कि वो राजा हैं, वो नेता चुनना चाहते हैं, दलित चुनना चाहते हैं, अम्बेडकर की तरह चुने। वो मुसलमान नेता चुनना चाहते हैं, कलाम साहब की तरह चुने। और जिस दिन उन्होंने ये काम कर लिया, भड़काने वालों को मत चुने। मठ साहब कैसे हैं? बहुत अच्छे, आप सुनाए। तो सबसे पहले शुरुआत तो हम लोग इसी से करते हैं कि घर वापसी के बाद कैसा लग रहा है बच्चों के बीच? बहुत अच्छा लग रहा है। और कहते हैं ना 25 साल जिस चीज में दिया, जिंदगी में जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपके पास एक चीज मिसिंग होती है, वो होता है अनुभव। जैसे आप लॉयर बन गए, डॉक्टर बन गए या टीचर बन गए, तो इन 3-4 व्यवसायों में, प्रोफेशंस में आपको अनुभव की बड़ी जरूरत होती है। 25 साल का जो पढ़ाने का अनुभव था, उसके बाद जब मैं राजनीति में पहुंचा, एक तो राजनीति का रूप देखा, बहुत मजा आया। मतलब पानी के बाहर रहकर तैराकी के बारे में पढ़ना और पानी के अंदर कूदना, दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। और जो मैंने भारतीय डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का रूप देखा, तो बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ लिखने को मिला। मैं इंडियन डेमोक्रेसी पे किताब लिख रहा हूं। फिर वापस मैंने कहा नहीं, उस 25 साल के अनुभव को नहीं छोड़ना है, और बहुत आनंद आ रहा। तो वहां जब राजनीति में गए थे तो वहां तो आपको हर तरीके के लोगों से मुलाकात होती होगी, और आपका जो फैन बेस है, जहां आपने पिछले 25 साल तक काम किया, वहां एक तरह से जनजी के सारे यंग बच्चे हैं। दोनों में फर्क क्या दिख रहा था? नहीं, ज्यादातर तो ये जो जनरेशन है जनजी वाली, इसका तो सामना पहले हो ही चुका था क्लासेस में। जनजी एक बहुत ही मेंटली स्मार्ट जनरेशन है। जैसा अभी मैंने नेपाल में देखा, पूरी सरकार ही बदल दी उन्होंने। सरकार बदली तो बदली, जो उनका प्रधानमंत्री बना, उस प्रधानमंत्री ने, बालेन शाह, मतलब आते ही जो काम उस आदमी ने शुरू किए हैं, मुझे लगता है कि जनजी की ये एस्पिरेशंस हैं। अब जनरेशन, ये जो जनरेशन है जनजी जिसे हम बोलते हैं, मैंने कहा बहुत मेंटली स्मार्ट है। इसका एक ड्रॉबैक है, पर हम उस पर बाद में चर्चा कर लेंगे। मेंटली बहुत स्मार्ट है, ये स्मूथ चीजें चाहती है, स्मूथ प्रशासन चाहती है, एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है। तो वो जो मेंटल स्मार्टनेस है, जैसे मेरे लिए आईफोन क्या है, कॉल रिसीव करने का एक यंत्र है, कॉल करने का यंत्र है, व्हाट्सएप करने का, उसके अलावा में वो आईफोन का कोई फंक्शन नहीं जानता। जनजी उसमें पता नहीं क्या क्या करती। तो बहुत बहुत फर्क है। मतलब वो जो लड़के थे जो ट्रेडिशनल तैयारी करते थे, आते थे 4 साल 5 साल का टारगेट लेकर आते थे, जनजी के पास 5 साल का टारगेट नहीं है, वो 1 साल का टारगेट है, जल्दी में है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहती है, सोशल आजादी चाहती है। तो उसका एक अलग ब्लूप्रिंट है सोसाइटी और इकोनॉमी का लेकर, तो वो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। और जो राजनीति में वो इसके बाद का जो जनरेशन है, उसका क्या अनुभव रहा?
नहीं, राजनीति में जंजी नहीं मुझे सपोर्ट किया। ये जो इतने वोट मेरे आए, मेरा पहला इलेक्शन मैंने लड़ा, 20 दिन का मुझे टाइम मिला, तो मुझे सबसे ज्यादा मतलब दिल्ली के तो मेरे विधानसभा के लड़के थे ही, यूपी के, बिहार के, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, और उनका एक ही बात वो मुझसे बोलते थे कि सर देखो, हम आपके लिए आए हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, और किसी ने मुझसे कुछ नहीं किया। लेकिन हम चाहते हैं कि आप राजनीति का एक एग्जाम्पल सेट करो इंडिया में, कि राजनीति का मतलब क्या होता है। तो वो सीधे सीधे इसे, उनको ठेका नहीं चाहिए था मुझसे। वो इसलिए थोड़ी आए थे कि गुरुजी जीत जाएंगे तो हमको दिल्ली में ठेका मिलेगा, स्कूल में डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, वो इसलिए नहीं आए थे। वो आए थे एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट को लेकर कि अगर आप अदोझा चुनाव जीतते हैं तो शायद राजनीति में एक नया एग्जाम्पल वो सेट करेंगे कि कैसे राजनीति विकास के मार्ग को बढ़ा सकती है। हाल के अभी जैसे आपने चर्चा की नेपाल की, हमने देखा नेपाल और कुछ और राज्यों में भी, श्रीलंका में भी कई जगह पर जो जेनजी के आंदोलन हुए तो वहां तो वो सफल हो गए। अब जो आपका चुनाव था, आप जिस तरह की कह रहे हैं कि सारे जेनजी के बच्चे ही प्रचार कर रहे थे और वो दिख भी रहा था, जब चुनाव हार गए तो उनकी मनोस्थिति कैसी थी? नहीं, निश्चित तौर पर आदमी दुखी था, पर मैंने उन्हें दुखी नहीं होने दिया, क्योंकि मैं जैसे ही आया, ऑफिस से लौट कर आया, जब चुनाव डिक्लेयर हो गया, तो शायद मैं पहला कैंडिडेट रहूंगा भारत में। चुनाव से लौटने के बाद मैंने एक शानदार पार्टी की और सबको बुलाया, जितने लोग बैठे थे, आज भी उसकी फोटोग्राफ्स, वीडियो सब मौजूद। मतलब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़े परेशान थे, यार ये कैसा आदमी। तो मैंने कहा हार सिखा के जाती है, जीत तो सोचने की क्षमता को ही मार देती है। तो पार्टी किया, मिठाई मंगवाया, समोसे मंगवाया, चाय मंगवाई। मैंने कहा देखो ये खेल की शुरुआत है, और जब हम खेलते हैं तो दोनों चीजें आमने सामने होती, या तो आप जीतोगे, आप हारोगे। सिर्फ जीत का जश्न मनाना ये एक एवरेज माइंड की मानसिकता है, जश्न हार का भी होना चाहिए। तो मना, और मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, चिंता मत करो, आगे रास्ते बनेंगे, एकदम बनेंगे। और फिर पार्टी वाले क्या सोच रहे थे उस समय? पार्टी वालों ने कुछ सोचा ही नहीं। वो मुझसे पूछा रिपोर्टरों ने कि भाई आप क्यों हार गए, तो मैंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। मैंने कहा ये मेरी हार है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं। और ये बात एकदम सही भी थी, क्योंकि 20 दिन में 47,000 वोट पाना बहुत बड़ी बात थी। अगर मैं 6 महीने पहले वहां चला गया होता तो शायद एक एक आदमी से मैं जुड़ गया होता, एक एक आदमी को अपनी बात बता चुका होता। पार्टी न्यूट्रल थी, पार्टी बहुत ज्यादा वो नहीं थी। नेता हमारे बड़े खुश थे कि भाई आपने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने उस वक्त दिन कहा कि वैसे तो हम ही हार गए इलेक्शन। भाई वो खुद ही इलेक्शन हार गए, मनीष सिसोदिया जी इलेक्शन हार गए, बड़े बड़े नेता इलेक्शन हार गए। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा तो एंटी इनकम्बेंसी चली रही थी, पर आपने अपने ऊपर इलेक्शन का वो सारा दामोदार लेकर एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया। आमतौर पे लोग ब्लेम दूसरों को ही देते हैं, तो मैंने कहा जो दूसरों को ब्लेम देते हैं वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जब आप खुद को ब्लेम देते हो तो आपको अपनी कमियों पे नजर होती है। हमें पता होता है हम क्यों हारते हैं, हमें पता होता है हम क्यों जीतते हैं। ये आपका बड़प्पन है। लेकिन उन दिनों जो सियासी गलियारों में चर्चा होती थी कि आम आदमी पार्टी को लेकर कि ये 2.5 सीट जीतने वाली, जिसमें 1 सीट आपकी थी, आधी सीट अरविंद केजरीवाल जी की कही जा रही थी। तो लेकिन आप कह रहे हैं कि आप हारे चुनाव। नहीं, मैं बताऊं, मुझे ऐसा लगा था, मैं बताऊं, भारत में बहुत कम राजनीतिज्ञों को मैंने देखा जिनके पास विजन था शानदार। मैं नेहरू जी का नाम लूंगा, विजनरी आदमी। मतलब नेहरू जैसे पॉलिटिशियन को समझने के लिए आपको वाकई में बहुत गहराई चाहिए। आप तत्काल उनकी बात को नहीं समझ पाओगे। एग्जाम्पल देता हूं आपको। बहुत लोग शोर मचाते हैं इस बात को लेकर। नेहरू जी कश्मीर के मुद्दे को यूएन में लेकर चले गए। कब लेके चले गए यूएन में? भाई पाकिस्तान पैदा होते ही हमारे ऊपर अटैक कर दिया। चाइना हमारा एक दुश्मन हमारे सामने ही बैठा हुआ था। 2 दुश्मन सामने, इकोनॉमिकली हम खत्म है। हमें गेहूं मंगाना पड़ रहा है खाने के लिए अमेरिका से। अगर हम फोर्सफुली उसे लेने की कोशिश करते, ताकत हमारे पास थी ही नहीं। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया कि भाई फारूक अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला के पिताजी का क्या नाम था? उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, और फारूक अब्दुल्ला के पिताजी शेख अब्दुल्ला। राइट, शेख अब्दुल्ला। तो शेख अब्दुल्ला चूंकि नेहरू जी के बहुत करीबी थे, भारत सरकार के बहुत करीबी थे, तो नेहरू जी को यह बात बहुत अच्छी तरह पता थी कि जैसे ही मैं इस मुद्दे को यूएन में लेके जाऊंगा, यूएन प्लेबिसाइट की बात करेगा और प्लेबिसाइट हमारे पक्ष में होगी, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर हमारे पास आ जाएगा लीगली। इस बात को जानने के लिए आपको नेहरू को पढ़ना पड़ेगा।
आप तो नेहरू की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आजकल के दिनों में अगर देखें तो एक बड़ा तबका नेहरू को के बारे में कुछ और नेगेटिव बातें करती है। देखिए, जहां तक नेगेटिविटी का सवाल है तो मैं तो ये देखता हूं, जब मैं ट्विटर उठाता हूं, हालांकि मैंने बंद कर दिया। अच्छा। ट्विटर पर आप एक काम करो, एक गीता का श्लोक डालो एक्सप्लेनेशन के साथ, आपके पास शाम को 1-2 शेयर होगा, बहुत मुश्किल से कोई एक आध कमेंट होगा, और 250 से 300 के आसपास व्यूज होंगे। हाँ। आप उसी के दूसरे दिन एक काम करो, किसी बड़ी पर्सनैलिटी को आप क्रिटिसाइज करो कि सो एंड सो एक्सपोज्ड, बढ़िया सी फोटो लगाओ और बताओ, आप देखना शाम तक कम से कम 1000 शेयर होंगे, 300-400 तो कमेंट्स होंगे, 5 लाख व्यूज होंगे। तो जब मेंटेलिटी ही ऐसी सेट हो गई है कि बुराई को ही का ही मजा लेना है, बुराई करना एक बड़ी मजेदार चीज, मैं तो घर में सामूहिक रूप से करता हूं, पर्सनालिटी को चुन के करता हूं कि आज भाई कानपुर वाली मौसी की बुराई करनी है। मतलब आप जो कह रहे हैं कि किसी की कमी को छुपानी हो तो किसी बड़े सेलिब्रिटी का नाम ले लो और उसकी बुराई कर दो। स्वाभाविक सी बात है। आज आप देखिए, अभी एक बाहर बवाल चल रहा है, स्मृति जी को लेकर बड़ा बवाल चल रहा है, उन पे ऊपर आक्षेप लगाए जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि जब कोई आदमी बड़े नीचे से ऊपर की यात्रा करता है तो बड़े अप्स एंड डाउन्स करता है, और स्त्रियों के ऊपर आक्षेप लगाना बहुत आसान है, वो बड़ी महान व्यक्तित्व है। मैं बताऊं संतोष जी, पता नहीं ईयर तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, संकल्प का एक प्रोग्राम था IAS टॉपरों का, तो स्मृति जी को उनमें मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया था। मैं पहली बार उन्हें देखा फेस टू फेस, मैं गया बैठा था, अच्छा लंबी चौड़ी तो वही है, बहुत अच्छी लगती देखने में। तो उनका गॉल ब्लैडर का शायद ऑपरेशन हुआ था, किसी चीज का ऑपरेशन हुआ था, पर वो लेडी आई, बोला और स्पष्ट क्लियर थी एकदम, वो लेडी मुझे बोलना है। मैंने कहा भाई सलूट है भाई इस लेडी को। यहाँ लोगों को हल्का सा घाव लग जाता है, आराम करते हैं बड़े बड़े लोग। तो अब इस तरह की चीजें कि आप किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी पे कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, राजनीतिक विरोध, वैचारिक विरोध, ये सब बड़ी अच्छी बात है, पर चरित्र हनन, किसी को गाली देना, इससे कोई फायदा नहीं है। और आज मैं देख रहा हूं इस देश का मूड कि वो नेगेटिविटी की तरफ बहुत जा रहा है, और ये इस देश के लिए बहुत घातक है। तो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ कैसे आया जा सकता है? गुरुजी की तरफ से क्या? देखिए, हम एक बड़ी सिंपल सी बात आपको बोलेंगे, इस देश की एक USP थी, इस देश ने एक बहुत बड़ा विज्ञान सीखा था, बहुत बड़ा। उस विज्ञान की वजह से इस देश की पूरी दुनिया में चर्चा थी। मैं तो जेनजी को बोलूंगा कि आप मेंटली इतने स्मार्ट हो, आप बस एक काम और अपनी जिंदगी में जोड़ लो, और वो है ध्यान। आपने एक शब्द सुना होगा, भाग्य जी, तो बड़ा प्यारा शब्द है ये। तो मैंने जब पहली बार विवेकानंद जी को पढ़ा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। मैंने कौन अपना भाग्य बिगाड़ना चाहता है, सब तो अपना भाग्य बनाना चाहते हैं। फिर जब मैंने बहुत गहराई से उस बात को देखा, खुद ध्यान की दुनिया में उतरा, तो जो अपने मन के गुलाम है, जैसे आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 8 घंटा पढ़ना है, डिस्कशन करना है, डिबेट करना है, आंसर लिखना है, प्रैक्टिस करना है। आप 2 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, 4 घंटे रील देख रहे हो, 6 घंटे बाहर चाय की दुकान पे बहस कर रहे हो, तो आप तो कभी नहीं जीतोगे ना। तो जो मन के गुलाम है उनका भाग्य उनका मन लिखता है, और जिन्होंने अपने मन को गुलाम बना लिया है वो अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं। तो मैं जेनजी को यहां से कहूंगा कि आपकी मेंटल स्मार्टनेस का कोई मुकाबला नहीं है ही नहीं। मेरी बेटी ने मेरा मोबाइल हैक कर लिया और ये तो है कि थोड़ा सा भगवान ने बुद्धि दे रखी है, तो मोबाइल को मैं मानता हूं कि यह अपराध का सबसे गंदा माध्यम है। मोबाइल हमेशा आप जो भी करिए, मोबाइल को दूर रखिए उससे। मजाक कर रहे हैं भाई, आपके दोस्तों का भी तो ग्रुप है, तो आप मजाक करेंगे, आप बड़ी सारी बातें करेंगे, उनको पता चल जाता था कि पापा कल स्वीडन जा रहे हो, अरे पापा हमने एक विद्या सीखी। तो पहले तो हमें शक नहीं हुआ, बाद में हमें लगा नहीं भाई कोई मेरा व्हाट्सएप पढ़ रहा है। तो पता चला ये मेरा व्हाट्सएप हैक करके बैठे थे। इन्होंने मेरी वाइफ की फोन में पता नहीं क्या सेटिंग कर दी है, मैं यहां बैठा हूं, उसको पता है मैं जी के ऑफिस में बैठा हूं। मैंने इनसे कहा भाई बता दे कौन सी सेटिंग है, ये सब क्यों बवाल करवा रहे। तो इतनी स्मार्टनेस है इनके अंदर। खाना ये स्विगी से मंगा लेते हैं रात में 2 बजे, इनका हर काम ऑनलाइन हो रहा है, फोन, इनकी सारी दुनिया फोन है। मतलब आप इनसे बोलो 2 बजे रात में कि यार माचिस चाहिए, मंगा रहे, खटखट खटखट माचिस आ गई। हमें लगता था यार रात में तो दुकान बंद है। तो उस मेंटल स्मार्टनेस को अगर ये मेंटल विक्ट्री में कन्वर्ट कर ले
भारत की जो यूएसपी है ध्यान साधना, अगर उससे जुड़ जाएं फिर तो इस जनरेशन का कोई मुकाबला नहीं होगा ही नहीं। ये कहते हैं ना कि अच्छा, जब इस तरह की चीजें होती हैं तो अपने पुराने दिनों को भी याद करते होंगे, उसको कैसे कंपैरिजन करते हैं? हमारे दिन तो इतने प्यारे थे, हम गर्मी की छुट्टी में मामा के यहाँ चले आते थे। कल ही मैं अपने बच्चों से बता रहा था, मैंने कहा देख हमने जो जिंदगी जी है, तो वो भी हमसे कहते हैं भाई हम भी जो जिंदगी जी रहे हैं आपने भी नहीं देखी। मैंने कहा यार ये बात तो सच है। हमने कहा यार हमने कभी कभी क्या होता है ना कि आप किसी चीज को जो आपने फील किया है वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आम तोड़ के खाने का जो मजा था, या आंधी आई गांव में, उसके बाद पेड़ जब रात लूटने के रात में आंधी आई, अब रात में 2 बजे आंधी आ गई, आदमी को ना भूत दिखाई पड़ता था ना प्रेत दिखाई पड़ता था, वो तुरंत बोरा लेके बगिया की तरफ भागता था। वो जो मजे थे वो इस जनरेशन को नहीं पता है। वो जो अंधेरे में आदमी पैरे पे लेटा हुआ, तब तो स्लीप वेल वगैरह के गद्दे वद्दे होते नहीं थे, 1980 में कहाँ ये सब गद्दे होते थे। तो वो पैरा होता था, पैरे पे आदमी लेटता था और 10 मामा के सारे मामाओं के लड़की, बुआ के लड़के, मौसी के लड़के और सब एक साथ, और कहानियां चल रही हैं और मस्ती हो रही है। इन्हें उस मस्ती का अंदाजा नहीं है। जो मजा था कि भाई शेख साहब की बगिया में अमरूद बड़े अच्छे लगे, इन्होंने कभी चोरी करके बेर नहीं खाए, इन्होंने कभी चोरी करके, इन्होंने तो ये जो खा रहे हैं ये पौष्टिकता के हिसाब से ठीक है, इनको उसको खाने का मजा नहीं मिला। ये तो बस ऑनलाइन, हाँ इन्होंने तो ऑनलाइन किया, तुरंत एक पैकेट पैक होकर अमरूद आ गया, भाई ये खा रहे हैं। पर जो आपने, जब आप किसी की बगिया में कूदे, आपने अमरूद चुराया और गलती से आप पकड़ गए और आप रो रहे हैं कि अंकल जी माफ कर दीजिए अब नहीं करेंगे, वो सब एक अलग अनुभव था। ये उससे वंचित हैं। अगर हम इंटरनेट वर्ल्ड की आनंद से वंचित हैं तो मुझे लगता है कि जीवन के उस बहुत बड़े सुख से ये भी वंचित है। मास्टर साहब आपसे एक चीज और ये जानना चाहेंगे, आपने जंजी को लेकर बहुत सारी बातें की, अपना अनुभव भी शेयर किया, कैसे आप मास्टर साहब तक कैसे आपका सफर रहा? मेरा मास्टर साहब का सफर एक्सीडेंटल, मैं अपने आपको एक्सीडेंटल टीचर बोलता हूँ। मतलब हम भी कभी कभी सोचते हैं कि भाई भगवान ही क्या लीला करते, मजा, मतलब परमात्मा से ज्यादा मजा लेने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, और मजा भी वो बड़े अजीब तरीके से लेता है। मेरे एक दोस्त हैं, उनका बेटा है, अब वो बाली वाली पहन लिया है। अच्छा। वो बेचारे इतने टेंशन में रहते हैं, बहुत पैसा कमाया उन्होंने, कमाया 1000 करोड़ रुपए के आसपास कमाया। वो कहते हैं यार, तो मैं भगवान से कहता हूं ये क्या तुमने देख कर रखा है यार, किसी को कोई टेंशन दे रखी है, रिक्शे वाले को है कि भाई हमारे पास पैसा आ जाए तो हमारी बेटी की शादी हो जाए, किसी का बेटा बेटी बन रहा है, भाई वो हमारे क्रिकेटर था नहीं, हाँ संजय बांगर, मतलब एक अजीब सी मंच है ये वो दुनिया। तो ऐसे ही मैं दिल्ली में था, तैयारी कर रहा था सिविल सर्विस की, और यहाँ लिंकअप्स बहुत ज्यादा हो गए थे, सोशल रिलेशंस बहुत ज्यादा हो गए। तो एक दिन मैंने बैग उठाया, मगध पकड़ी, सीधे इलाहाबाद। तो हमारा एक दोस्त था, तो उसका हिस्ट्री का टीचर चला गया क्या मतलब कि जैसे उसने उसका बात हुई थी कि भाई हम 500 रुपये पर घंटे लेंगे, तो जब उसने देखा कि लड़कों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो उसने मेरे दोस्त से कहा कि नहीं भैया अब तो 1000 रुपये पगार लेंगे। तो उसने कहा यार बात तो 500 पे हुई थी, कहा ना 1000 नहीं दोगे तो नहीं पढ़ाएंगे। उसको पता था कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो लड़के बगावत कर देंगे, वो मेरी कोचिंग में आ जाएंगे। तो आया बेचारा मेरे कमरे पर बैठा था, बड़ी बेईमानी उमानी की दुहाई दे रहा था कि सभ्यता खत्म हो रही है, लोग कलयुग हो गया, फला क्या वो बता। तो बताया उसने ऐसी ऐसी बात है, मैंने कहा मैं पढ़ा देता हूँ। कहा भाई कोचिंग बंद थोड़ी करनी है। तो हमने कहा यार यही बात सही, कोचिंग थोड़ी बंद करनी। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, 2-3 दिन कहानी वहानी सुनाता हूँ और तब तक तुम अपने टीचर की व्यवस्था कर लो। तो उसने कहा ये बढ़िया है। तो गए कहानी सुनाने, और कहानी सुनाने में मैंने लड़कों को हिस्ट्री के 4-5 इंस्टेंस पढ़ाए। तो 3 दिन बाद उन लड़कों ने ऐसे कहा कि सर से पढ़ेंगे। तो उसने कहा भाई, अरे मैंने कहा यार पागल हो यार, ये हमसे ना हो पाएगा। मैंने कहा ना पढ़ाओ यार, लड़के कह रहे हैं। बस वहीं से कोचिंग के जीवन की शुरुआत हुई, और फिर मैं वहां से जो यात्रा मैंने शुरू की, फिर हिंदुस्तान का मैं सिविल सर्विस का सबसे ज्यादा पेड टीचर रहा पूरी हिस्ट्री में। मतलब शायद ही किसी को 1.5 लाख रुपए पर आवर मिले होंगे पढ़ाने के, और हिंदुस्तान की ऐसी कोई संस्था नहीं है बड़ी जहां मैंने पढ़ाया ना हो। पूरे देश भर में तो IAS या IPS या ब्यूरोक्रेट्स तो आपके शिष्य हैं ही।
अब वो माने मुझे गुरु तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ मैंने पढ़ाया है, बहुत सारे लोग IAS IPS है, ये सच है। अभी एक सीरियल देख रहा था, वेब सीरीज है बेसिकली, संकल्प, प्रकाश झा ने इसको निर्देशित किया था। उसमें माट साहब का एक रोल बड़ा मजेदार किरदार है, नाना पाटेकर जी ने। नाना पाटेकर जी ने, जहां देखें वहां पर उनका शिष्य बैठा हुआ है, वो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से चीजों को घुमा सकते हैं। कहीं जो घर वापसी की है आपने, मन में पीछे तो कुछ होगा ही, ये इरादे तो नहीं है नाना पाटेकर वाला रोल निभाने का? संतोष जी इरादे तो बड़े हैं, पर अभी मैं उन पर चर्चा नहीं कर सकता। पर यह है कि हाँ मेरा अनुभव जो है और मेरे जो प्लान्स हैं वो मतलब इस देश को लेकर है, सारा कुछ इस देश को लेकर है। इतना प्यारा देश, इतना संसाधन वाला देश, ह्यूमन रिसोर्स हमसे ज्यादा पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास? हमारे पास हमारी जनता को बस एक बात समझना है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व, हम भारत के लोग, और ये जो भारत के लोग हैं बस इनको एक छोटा सा काम करना है। अगर ये कर ले जाएं तो इनकी सारी समस्या, भाई बालेन शाह ने नेपाल में कहा कोई VIP नहीं है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। मतलब अब वहां की नेपाल की जनता को इस बात का एहसास होगा कि अच्छा भाई हम ही राजा है। यहां भारत में मंत्री अधिकारी VIP दर्शन कर रहे जा रहा है, जो जनता जो राजा है वो बेचारी हाथ जोड़ के खड़ी। मैं एक बार गया काशी विश्वनाथ जी, तो पता चला मंत्री जी आ रहे हैं। अरे मैंने कहा मंत्री जी आ रहे हैं तो पीछे खड़ा करो। अरे बोला भैया कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैंने कहा संविधान के हिसाब से पहले हमको दर्शन करना है। वी द पीपल ऑफ इंडिया आ रहे हैं। उसने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया। इस देश की जनता को समझना है कि वो राजा हैं, वो नेता चुनना चाहते हैं, दलित चुनना चाहते हैं, अंबेडकर की तरह चुने। वो मुसलमान नेता चुनना चाहते हैं, कलाम साहब की तरह चुने। और जिस दिन उन्होंने ये काम कर लिया, भड़काने वालों को मत चुने। हर समाज में बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। बिहार का इलेक्शन हुआ, PK ने वहां से चुनाव लड़ा, KC सिन्हा सर ने 80 किताबें लिखी है उस आदमी ने, उसकी जमानत जब्त करा दी इन लोगों ने। वो बिहार जहां कर्पूरी ठाकुर CM बने और पहली बार एक दलित CM ने सवर्णों को EWS का स्थान दिया था, मास्टर थे। तो 1960s की बिहार की जनता ने जात नहीं देखा, काबिलियत देखी। जबकि एजुकेशन लिटरेसी रेशियो कम था, आज लिटरेसी रेट ज्यादा है। कुछ आपके पुराने दिनों के बारे में चर्चा करना चाहेंगे? कैसे माट साहब बचपन में थे? माट साहब के क्या क्या उस समय हसरतें थी, क्या क्या कुछ करते थे? नहीं, पुराने दिनों में यह है कि मैं कभी एक पढ़ने वाला तो स्टूडेंट था नहीं स्कूल में। हमारे टीचर कहते थे भाई आज आवाज ओझा नहीं है, आज स्कूल सही चलेगा। मतलब हम अगर स्कूल नहीं गए हैं तो उस दिन स्कूल में बहुत शांति होती थी। इतना हंगामा मचाते थे। हंगामा क्या था, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता था कि पढ़ना क्यों है। मैं जिससे ही पूछूं पढ़ना क्यों है, कहता था नौकरी लग जाएगी। मैंने कहा करनी नहीं। जब पढ़ने के बाद भी नौकरी ही करनी है, मेरे इतने सारे दोस्त हैं नौकरी कर रहे बेचारे, सुबह 10 बजे ऑफिस जाना है, 5 बजे आना है। यस सर, ठीक है, नौकरी करना भी अच्छी बात है। 10 साल पढ़ लिख कर फिर क्या बनना चाहते थे? नहीं, पढ़ाई का नौकरी से कोई संबंध नहीं। आप पढ़ के नौकरी करते हैं वो कोई बात नहीं, वो चॉइस है आपकी। पर ये जो हमारे देश में है ना, जिसकी वजह से हमारे घरों के बच्चे इतना टॉर्चर होते हैं, पढ़ोगे नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। मोदी जी कहां पढ़े, कहां बर्बाद हो गए? तीसरे टर्म प्रधानमंत्री हैं। मतलब पढ़े होंगे, हम ये नहीं कहते नहीं पढ़े होंगे, लेकिन जिस तरह से दून में नहीं पढ़े, शिमला में नहीं पढ़े, लोयला कॉलेज मद्रास से नहीं पढ़े। आपने सुधार लिया स्टेटमेंट। नहीं, बात सुधारने की नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं कि जो हमारे जो अभिभावक लोग हैं जो अपने बच्चों को इतना टॉर्चर करते हैं, उनका बस चले तो नर्सरी के बच्चे से IAS की तैयारी शुरू करवा दे। मतलब एक साहब मुझसे मिलने आए थे, उनका बच्चा क्लास 5th में था कि सर, अब किसी मेरे रिश्तेदार के थ्रू आए थे कि इनके बच्चे को यार IAS बनना चाहता है। तो मैंने सोचा ग्रेजुएशन कर रहा होगा, आए वो छोटे से बच्चे को लेके पहुंच गए, 5वीं का बच्चा। तो मैंने उनसे कहा पंडित जी ऐसा है कि यही लड़का आपको वृद्धा आश्रम में रखेगा। कहीं अरे यार ऐसे काहे कह रहे हो? हमने कहा यार 5वीं का बच्चा, इसको काहे टॉर्चर कर रहे हो? मैंने कहा जाओ बेटा खेलो कूदो, कोई बात। हमने कम से कम ये 12th पढ़ लिया, 11th में आया, तब मुझे बताइए 5वीं क्लास में लेकर आए IAS की तैयारी करवाने। मेरे पिता ने मुझसे ऐसा कभी नहीं कहा।
ना मुझे मारा, मारा ही नहीं मुझे, मतलब भगवान उतर आता तो मुझे मार देता, पर मेरे पिता ने नहीं मारा। जो गुनाह मैंने किए हैं, गलतियां तो मैंने की नहीं, गुनाह बहुत किए, और उन गुनाह को बर्दाश्त करना किसी पिता की, वो भी 1980 और 90 के पिता। मैं स्कूल जाता था, लौट आता था, क्या हुआ, मैंने कहा भाई पढ़ना नहीं आज। हाँ बोले कोई नहीं, गाँव चले जाओ। मेरी माता जी चिल्लाती रहती थी कि पढ़ ले भैया, तो हमसे कहते थे देखो पढ़ लोगे तो मेरी तरह बाबू बाबू हो जाओगे। हाँ बेटा, आज तक एक अच्छा जूता नहीं खरीद पाए पहनने के लिए, नौकरी मत करना बेटा। हमने कहा जी नौकरी नहीं करेंगे। फिर मैं जब आईएएस की तैयारी करने गया तो मैं उनसे पूछ के गया, मैंने कहा आईएएस की तैयारी कर लें, तो पूछे बन जाओगे? मैंने कहा ये तो नहीं पता बन जाएगी नहीं बन जाएगी, लेकिन कर लेते हैं अगर आप कहो। तो जब मैं इलाहाबाद पहुंचा तो वहां बड़े शानदार शानदार टीचरों से मुलाकात हुई। वहां मुझे पता चला कि पढ़ाई का मतलब होता है अपने दिमाग को जिंदा करना, अपनी सोचने की क्षमता का विकास, अपने विजन को। जैसे कल एक साहब आए थे, उनकी शादी हो रही, तो भतीजे लगते हैं मेरे, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कितना पैसा कमा लेते हो महीने का? तो बोले अभी तो कुछ नहीं कमाते। तुम काहे कर रहे हो शादी, क्यों कर रहे हो? भाई एक लड़की अपना घर छोड़ के तुम्हारे घर आ रही है, तो आधी सन्यासी तो वो वैसे ही हो गई, अपना घर छोड़ के आ रही, तो तुम्हारे बल पे ही तो आ रही है, तो कम से कम 10,000 रुपए महीने तो उसके हाथ में रखो। हाँ। वो अपने खर्चे किससे मांगेगी? उसको ब्यूटी पार्लर जाना है, उसको कुछ करना है, किटी पार्टी में जाना है, वो सब पैसा वो किससे मांगेगी? फिर हमसे उनके पिताजी नाराज हो गए कि हमारे बच्चे को उल्टी सीधी राय दे दी। पहले लड़कियां बचपन में शादी हो जाती तो वो इतना चिंता नहीं करती थी, अब पढ़ी लिखी, उनकी भी वाइफ ग्रेजुएट है जिससे वो शादी कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा कम से कम 50,000 रुपया महीना कमा लो तब शादी करो, अभी मत करो। उनकी शादी है 26 अप्रैल को, और सब कुछ गड़बड़ाया तो अगले 26 अप्रैल को डिवोर्स भी हो जाएगा। लेकिन जब आपने शादी की होगी तब तो हम लोगों के उस जनरेशन में ये डिवोर्स नाम वाली चीज थोड़ी सी कम थी। अब ये चीजें काफी बढ़ रही है। नहीं, बढ़ इसलिए रही है क्योंकि इस व्यवस्था को, इस सामाजिक संस्था को दोनों समझते नहीं है। ये जिम्मेदारी का खेल है, ये मस्ती का खेल नहीं है। अब इन्होंने 25 साल 30 साल मस्ती किया, एंजॉय किया, चिल किया, एक नया वर्ड है जनरेशन का, चिल किया। तो ये सोचते शादी में भी चिल है। शादी एक आश्रम है, उसको गृहस्थ आश्रम कहते हैं। उसमें दो लोगों को मतलब निभाना पड़ता है, एक बच्चों को पालना पड़ता है, एक बुजुर्गों को संभालना पड़ता है, और दोनों ही अजीब स्थिति में होते हैं। बच्चे जिद्दी होते हैं, बुजुर्ग चिड़चिड़े होते हैं। फिर विवाह अपने आप में एक चुनौती है। तो ये उस संस्था को समझते नहीं है, ये गलत आइडियोलॉजी लेकर उस संस्था में चले जाते हैं, फिर वो बैकफायर कर जाती है, वो चिल गायब हो जाता है। तो वो गायब हो जाता है तो फिर तो जब आप कॉलेज में होंगे, मतलब वहां से जब गांव से आपने पढ़ाई लिखाई कहां से की थी? गोंडा एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहां एक स्कूल है फातिमा स्कूल, बड़ा प्यारा सा स्कूल है, बहुत उसका मेरे जिंदगी में बड़ा योगदान रहा। अंग्रेजी बोलना सिखाया उसने मुझे। तो वहाँ ये था कि भाई आप इंग्लिश नहीं बोलोगे तो 50 पैसे फाइन देना पड़ेगा और मुर्गा बनना पड़ेगा। तो उसके चक्कर में हम लोग अंग्रेजी बोलना सीख गए। कभी मुर्गा बने थे? हाँ, 2-3 बार बने। क्लास 6 हमारी मैडम थी क्रिश्चियन पिंटो, अरे वो तो बहुत मारती थी, फैट। लेकिन अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस तरीके के पनिशमेंट तो बड़ा खतरनाक है। पनिशमेंट इसलिए खतरनाक हो गया कि अब पनिशमेंट का मतलब होता है कि टीचर अपना गुस्सा उतार रहा है। टीचर अपना गुस्सा बच्चों पे नहीं उतार सकता। हमारे टीचर पनिशमेंट देते थे कि जाओ बाहर खड़े रहो, एंजॉयमेंट थी वो। धूप में मुर्गा बना दिया, एक्सरसाइज हो गई। बोला जाओ 4 राउंड ग्राउंड के मारो, एक्सरसाइज हो गई। या और मारते भी तो यहां मारते थे बेत से। हाँ, ये पूरा एक्यूप्रेशर का पॉइंट है। तो जैसे यहां पड़ा हार्ट एक्टिवेट हुआ, यहां पड़ा लीवर एक्टिवेट हुआ। तो आज का जो शिक्षक है वो गुस्सा उतारता है। मैं अपने बच्ची के मैं पेरेंट टीचर मीटिंग में गया था, वो मतलब मेरी वाइफ से मेरी बच्ची की बुराई ही करती रही, पढ़ती नहीं है। नर्सरी में क्या पढ़ेगी, इसको क्या पता नर्सरी का मतलब क्या होता है, पढ़ाई का मतलब। अरे मैडम इतना क्यों टेंशन ले रही हो आप? शी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड शी इज नॉट पेइंग अटेंशन, शी गो एंड सिट्स ऑन द लास्ट बेंच में। ना मैडम कितनी टैलेंटेड लड़की है, इसको पता है पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं। तो अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया, क्योंकि आपके किसी का बच्चा आपकी गुस्सा सहने के लिए नहीं है। भाई हमें भी तो पनिशमेंट मिली। हमारे पिताजी तो कहते थे, पिताजी तो कभी नहीं कहा, माता जी कहती थी भाई 2 झापड़ और मार दे। हमारा टीचर कान घुमाता था ऐसे ऐसे करके,
उसने यहां कहीं कभी नहीं मारा, उसने आंख पे कभी नहीं मारा, उसने कान पे कभी नहीं मारा। तो उनको पता था कि वो कोई टीचर अपना गुस्सा बच्चों पे नहीं उतारता था। आज के बहुसंख्यक टीचर अपना पर्सनल गुस्सा बच्चों पे उतारते हैं। तो जब फातिमा स्कूल से आगे बढ़े, वहां क्या क्या आपने गुनाह, जो कहा था आपने कि गलतियां नहीं की, गुनाह किया? गुनाह तो ऐसे ऐसे किए, पर मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखूंगा जब लिखूंगा तो, अगर मैंने लिखा तो मैं ऑटोबायोग्राफी में लिखूंगा। लेकिन इलाहाबाद पहुंच के मैं बहुत कुछ गुनाह बंद कर दिए मैंने। मुझे बड़ा मजा आने लगा, खासकर मैं दर्शन पढ़ने लगा। और मैंने जब बुद्ध को पढ़ा, महावीर को पढ़ा। दर्शन मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को एक बार पढ़ना चाहिए, सोचने की क्षमता बहुत इंप्रूव होती है। इलाहाबाद में एक कल्चर है कि जब जूनियर सीनियर कहीं बैठा हो किसी रेस्टोरेंट में, ढाबे पे, तो जूनियर का सब कुछ फ्री हो जाता है। मतलब हमारे सीनियर तो भगवान थे। मतलब हमने जो सीनियरों का दौर देखा है वो भगवान थे। मतलब हमारे लिए आज भी, मैं एक छोटा सा इंस्टेंस बताऊं, हमारे एक सीनियर थे IRS, अब तो रिटायर हो गए, सत्यकाम मिश्रा जी। तो मैं एक बार मुंबई घूमने गया, तो मैंने उनको ऐसा इन्फॉर्म कर दिया कि सर मुंबई आए हैं और शिरडी जाना है। तो मुंबई से लेके शिरडी तक हर चीज की उन्होंने व्यवस्था की, होटल, इनोवा, रहना, खाना। उसके बाद मैंने कभी उनसे कहा ही नहीं। ये तो वहां के कल्चर में ही कल्चर है वो। पता चला आप चाहे 200 रुपए का खाना खा रहे हो या 10 रुपए की चाय पी रहे हो, सब तो सीनियर भरना है। हाँ, सीनियर को देना है। सीनियर मतलब गार्जियन आपका, और अच्छी राय देते थे, पढ़ाते थे, समझाते थे, दिशा दिखाते थे। इलाहाबाद के सीनियर्स, मतलब इसीलिए हमारे समय में ऐसा कहा जाता था कि जो आदमी इलाहाबाद, मैं आज जो बैठा हूं उसमें इलाहाबाद का बहुत बड़ा योगदान। सारा जो सॉफ्टवेयर पुराना डिलीट करके नया सॉफ्टवेयर भरा गया, वो इलाहाबाद में भरा गया। तो इलाहाबाद बड़ी प्यारी जगह, बहुत अच्छी जगह। प्रयाग स्टेशन के पास वो कौन सी चाय छोटा की दुकान बगाड़ा थी? अच्छा, हाँ, जहाँ की नेहरू जी सब ये सब चाय वाय लल्ला चुंगी। हाँ, लल्ला चुंगी। अब तो गिरा दिया उन्होंने, प्रशासन ने उसको गिरा दिया। लल्ला चुंगी को हम लोग PMC कहते थे, पिया मिलन चौराहा। वहां पे WH भी था पीछे। हाँ, तो वो तो बड़ी शानदार जगह लल्ला चुंगी, बड़ी यादें। हम आज भी जाते हैं तो वहाँ खड़े होते हैं, भले चाय नहीं मिलती, लेकिन वो बड़ी शानदार जगह। आप भी वहां लल्ला चुंगी के पास कभी खड़े रहे क्या? मेरा एक तरफ शौक बड़ा कम था। मतलब मेरे शौक ही अलग थे जीवन में। मठाधीसी का शौक है, और चेस खेलने का शौक है, और बाकी ठीक है। एक जीवन में अच्छी सी स्त्री मिल गई, उनसे शादी कर लिया। कैमरे लगे हैं इसलिए आप नहीं बताना चाहते? नहीं, आप मेरी पत्नी को बुला लें तो वो भी यही कहेंगी, ऐसी बात नहीं है। वो जानती है मुझे। मतलब मेरा एक अलग ही शौक है। कहते हैं ना जिंदगी में कि शौक होते हैं आदमी के, तो मेरा ये कि घूमो टहलो, मैं मौज करो, और मठाधीसी हो रही है, और फलाने सिंह और फलाने पांडे और ये वो, और ठेकेदारी, PWD, रेलवे। जब इलाहाबाद की बात खुली है तो इलाहाबाद में हॉस्टल में तो खैर, या फिर कमरों की बात भी कर लें तो आमतौर पर सप्ताह में 1-2 दिन तो मटन वटन इस तरीके की पार्टियां तो बड़ी हीटर लग जाता था, और सरकारी बिजली से हीटर लग जाता था, और 2 लोग प्याज काटते थे, एक आदमी लहसुन छील रहा होता, एक आदमी मटन धुल रहा होता था, और सब गमछा बांधे होते थे और शॉर्ट्स पहन के। और फिर किसी व्यक्ति विशेष या राजनीतिक विशेष या कोई प्रोफेसर हमारी टारगेट पे होता था, और कभी कभी किसी स्त्री की भी चर्चा हो रही होती थी। तो ऐसे में 3-4 घंटे बड़े मस्ती से कटते थे। तो फिर कोई रोटी बना रहा होता, आमतौर पर मटन और चावल ही खाते थे लोग, क्योंकि 6-7 लोग होते थे तो रोटी का कोई झंझट पालता नहीं था। पर वो जीवन का सबसे प्यारा दौर था। ऐसे दोस्तों को मिस करते? बहुत। मतलब हम तो कहते हैं भगवान अगर एक मौका, अगर हमसे वरदान मांग लें तो हम कहें यार फिर से वो इलाहाबाद वाली जिंदगी दे दो। वो जो ग्रेजुएशन का टाइम था वो बहुत मस्ती का टाइम था। अगर ये मिल जाए तो वहां क्या करेंगे आप? फिर से वही सारी कांड करेंगे जो वहां करके आए थे। मतलब हम पहली बार क्लास में बैठना शुरू किए थे। मेरे पिताजी आए तो हमसे पूछे कहाँ थे भाई? हम ना क्लास कर रहे थे। बोले क्लास? बोले भाई जहां अटेंडेंस लगती थी वहां तुमने कभी की नहीं, यहाँ तुमने कहा रहे HS उपाध्याय सर का लेक्चर था। और क्या दर्शन पढ़ाते हैं वो। मतलब एक आदमी स्टैचू की तरह जैसे बैठता है ना। इसलिए मैं मानता हूं कि अगर टीचर मस्त हो जाए तो बच्चे उसकी क्लास कभी छोड़ ही नहीं सकते। और हिंदुस्तान की सरकार अगर एक काम कर दे कि इस देश के सरकारी स्कूल के अध्यापकों को सिर्फ VIP का दर्जा दे दे, तो मैं कहता हूं
70% एजुकेशन व्यवस्था इस देश की सुधर जाएगी। क्योंकि टीचर की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है, धन उसकी सेकेंडरी ख्वाहिश है, उसकी प्राइमरी ख्वाहिश है सम्मान। तो ये कैसे सम्मान मिलेगा जब आप जैसे स्टूडेंट स्कूल में, मैंने सुना है कि मारपीट भी आप कर लेते थे। नहीं, मारपीट मैंने टीचरों को कुछ नहीं कहा। हालांकि मेरे ऊपर एक बार इल्जाम लगा कि एक टीचर को मारा गया है, पर वो उनके साथ हो गई, बेचारे के साथ दुर्घटना। उन्होंने गलती सिर्फ इतनी की थी कि मैंने उनसे कहा, मैच था कानपुर से, तो मैंने उनसे कहा गुरुजी हमको भी टीम में रख लो। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाप कभी बल्ला पकड़े? तो मैंने कहा नहीं सर, पिताजी तो कभी नहीं खेले, हो तो भाई अलग परिस्थिति में रहे। तो मैं अपने आए पिताजी से कहा, मैंने कहा यार आज ऐसे ऐसे मास्टर कह रहा था। तो बोले यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैंने कहा मतलब? अरे बोले यार धर्मियों का विनाश करना होता है, यही तो भगवान कह रहे हैं। उसी के बाद मास्टर साहब किसी ने पीट दिया और घर जा रहे थे। अब चूंकि यूरिया का बोरा उड़ा के मारा था तो मास्टर साहब देख नहीं पाते कि मारा किसने। तो उसका इल्जाम मेरे ऊपर लगा था कि अवध ओझा ने किया है, पर मैं क्यों करने लगा ये सब। शस्त्र और शास्त्र की भी आप चर्चा करते थे। बहुत अनिवार्य है, नहीं तो अगर आपकी पत्नी उठाई जाएगी तो आप रावण को कहां पकड़ पाओगे। अगर भगवान राम सिर्फ शस्त्र पढ़े होते तो सीता जी को कैसे बचा पाते। ये तो भगवान राम, हम जिनके नाम पे बार बार जय श्री राम का नारा लगाते हैं, कम से कम हम उनको तो फॉलो करें कि अगर कोई रावण हमारी जिंदगी में आ जाए तो हम भी तो उससे निपट सकें। भारत का जो इतिहास है कि लगातार आक्रमण होते रहे, वो वहां के मध्य एशिया के गुंडे बदमाश महमूद गजनी लुटेरा था, भारत को 17 बार लूट के आ गया। हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है और बड़े गर्व से पढ़ाया जाता है कि भाई महमूद गजनी 17 बार भारत लूटा। तो क्यों लूटा? क्योंकि आप सिर्फ किताब पकड़े हुए थे। अगर कि यहाँ के युवाओं को भाई भगवान राम के बेटे हैं लव कुश, बांध दिया हनुमान जी को, तो क्यों बांधे? क्योंकि शस्त्र के साथ शस्त्र भी चलाना सिखाया गया था। 1 अरब 50 करोड़ की जनसंख्या है। अगर इस जनसंख्या को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाए क्लास 10th 11th 12th में, तो पाकिस्तान बांग्लादेश देश तो हमें वैसे ही गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग करते रहेंगे सुबह शाम। भाई जिसकी 50 करोड़ जनसंख्या वॉरियर हो जाए, तो ये छोटे मोटे देश ये तो सुबह शाम व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग सर करते रहेंगे। पर जब मैं ये बातें कहता हूं तो कहते हैं कि मास्टर जो है लड़कों को बदमाशी सिखा रहा है। लेकिन आजकल तो एक धर्म से इस तरीके से लोग अपने धर्म को बचाने के लिए शस्त्र की बात करते हैं या फिर फंडामेंटलिज्म की तरफ जाते हैं, तो वहां भी तो शस्त्र की ही बात होती है। किस तरह के शस्त्र की बात? मैं शस्त्र की बात करता हूं भगवान कृष्ण की तरफ। सुदामा आए, पैर पकड़ लिए, गले लगा लिए, रो रहे हैं। शिशुपाल 100 गाली दे रहा है, 100। तब मारे शिशुपाल को, द्रौपदी को बचाए। अगर हम भगवान कृष्ण को देखें, भगवान कृष्ण शस्त्र की बात करते हैं, वो हमेशा तो कोई फोटो, शायद ही कोई फोटो भगवान कृष्ण की हो जिसमें वो चक्र लिए दिखाए जाते हैं। सारी फोटो में वो बांसुरी लिए दिखाए जाते हैं। अच्छा, आपने जब पढ़ाई करने के बाद आप शस्त्र और शास्त्र से आगे बढ़ते हैं, जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो बनने तो आए थे आईएएस, तो गलती कहां हो गई? दरअसल मैं जब तैयारी शुरू किया तो मेरी बेसिक्स बहुत खत्म थी। बेसिक्स थी नहीं, मतलब मुझे जूलॉजी बॉटनी में फर्क नहीं पता था। मतलब वो एनसीईआरटी वाली किताब जो पढ़ने के लिए बोला जाता है वो नहीं पढ़े। पहली बात। दूसरी बात, मुझे ये नहीं पता था कि पढ़ते क्यों है, मतलब विषय पढ़ाए क्यों जाते हैं। ज्योग्राफी पढ़ के क्या मिलेगा? जैसे आज की डेट में अगर कोई मुझसे कहे कि यार अरब में बिजनेस करना है, तो मैं कहूंगा इत्र की दुकान खोल लो। आप गौर करो, जब भी अरब से कोई आता है, दुबई से कोई आता है, तो या तो इत्र लेकर आएगा या चश्मा लेकर आएगा। राइट, दो में से एक कोई चीज लेकर आएगा। ज्योग्राफी भाई मरुस्थल है, पानी है नहीं, सब आदमी लगातार नहा नहीं सकता, इत्र लगाएगा। आप 10 दिन नहीं नहाओगे तो पब्लिक मीटिंग में जाओगे तो भगा देगा आदमी आपको या 4 आदमी बेहोश हो जाएंगे। भाई हिंदुस्तान तो नदियों का देश है। अच्छा, मरुस्थल है तो आप बाहर निकलोगे तो आपकी आंखों पर असर पड़ेगा। तो ज्योग्राफी बताती है कि इकोनॉमी कैसी होगी, ज्योग्राफी बताती है कि कल्चर कैसा होगा। ये सब कुछ पता ही नहीं था, अपनी खुदाई कर रहे थे। आज के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? क्या वो उनको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए या फिर कहीं और अपना भविष्य देखना चाहिए? यूपीएससी की तैयारी 4 लोगों को नहीं करनी चाहिए। पहला, जो मूवी देख के ताव में आते हैं कि सिंघम बनना है, क्योंकि जो भी आप मोटिवेशन बाहर से लेते हैं
वो सब पिघल जाएगा एक समय के बाद। समाज की वजह से नहीं करनी चाहिए कि गांव में 4 लड़के आईएएस की तैयारी करने गए तो हम भी जाएंगे। टॉपरों का इंटरव्यू पढ़ के नहीं करना चाहिए। मतलब इन सब चीजों के बेसिस पे जो तैयारी करने जाएगा उसका कभी नहीं होगा। तो तैयारी करनी किसको चाहिए? पहली तैयारी उनको करना चाहिए जिनका अंदर का मोटिवेशन है कि भैया हम 6-7 घंटे पढ़ लेंगे और हम सामाजिकता से दूर रह लेंगे, और या जिंदगी में एक बार इस परीक्षा को देने का जो सपना रखते हैं कि यार देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अच्छी परीक्षा है, बढ़िया परीक्षा है, तो वो भी 24 साल के अंदर कर ले। अगर आपको पता चल गया 24 साल के अंदर कि हाँ साहब हम निकाल सकते हैं तो आप करो, वरना 24 से 30 आपका जो जीवन धारा है आप उधर चले गए। ये आपने अपने दौर में उस समय देखा होगा अपने दोस्तों को, अपने साथ के लोगों को, जिस तरीके से वो आईएएस बनने के बाद या आईपीएस बनने के बाद, ब्यूरोक्रेट बनने के बाद, उनकी कार्यशैली और आज के ब्यूरोक्रेट की कार्यशैली फर्क दिखता है? स्वाभाविक सी बात है, बहुत दिखता है। अब 1960 का जो आईएएस ऑफिसर है या 80 का जो आईएएस ऑफिसर है वो बहुत पढ़ा लिखा है। मैं बताऊं आपको, भारत शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन है डॉक्टर एनपी सिंह, आईएएस है, रिटायर्ड, फिजिक्स से एमएससी कर रखा उन्होंने। मेरी मुलाकात हो गई उनसे। मतलब उपनिषद, वेद, बाइबल, पुराण, इस तरह से वो बात करते हैं, मतलब लगता ही नहीं कि ये एमएससी फिजिक्स करके सिविल सर्वेंट बनकर आज ये, मतलब अच्छे अच्छे लोग आज की डेट में, आज का लड़का इंफॉर्मेटिव बहुत है, नॉलेज बहुत कम है उसके पास। तो धीरे धीरे क्या होता है, लोग बहुत सेलेक्टिव होते जा रहे हैं। उनको मजे के लिए ज्ञान नहीं लेना है, उनको अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए ज्ञान नहीं लेना है, उनको सिर्फ सिलेक्शन हो गया, नौकरी लग गई, खाता। मट साहब ये बताइए कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको फटाफट अंदाज में हम ये जानना चाहेंगे, मट साहब आज के बच्चों को क्या ज्ञान देना चाहते हैं? ध्यान करें, ध्यान को अपने जीवन का अंग बना ले, और क्योंकि अगर आप अपने मन को जीत ले गए तो ये दुनिया बहुत आसान हो जाएगी। मट साहब फिर से वापस जाएंगे पॉलिटिक्स में या मट साहब मास्टर? अरे मतलब नहीं, कोई मतलब ही नहीं, जाना ही नहीं, राजनीति करनी ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। तो वो नाना पाटेकर वाला रोल निभाएंगे कभी? इंशाअल्लाह परमात्मा ने चाहा तो जरूर करेंगे, क्योंकि आपके भी तो बहुत सारे शिष्य इधर उधर रहे, भगवान का बड़ा आशीर्वाद है। नाराजगी है उनको बदला दिखाएंगे। फॉरगिवनेस तो मैं बार बार कहता हूं कि माफ करना भगवान का काम है और हम भगवान नहीं है। फॉरगिवनेस इज द क्वालिटी ऑफ गॉड एंड आई एम नॉट गॉड। तो पीछे कौन सा पॉलिटिशियन है जिसको माफ नहीं किया जा सकता? नहीं, राजनेता दुश्मन नहीं होते, बिजनेसमैन और राजनेता ये कभी दुश्मन नहीं होते। दुश्मन तो आम आदमी पैदा करता है। दुश्मनी का मतलब यह है कि आप एवरेज माइंड के आदमी हो, दुश्मनी नहीं, हित। तो अगर किसी ने मेरे हित पे प्रहार किया है तो कभी मौका मिलेगा तो हम भी करेंगे। अब इसके आगे क्या करना चाहते हैं? कुछ नहीं, अभी तो शांति से 1-2 साल अपना सीरीज बना रहे हैं, और आने वाले 6 महीने में मेरी एक सीरीज आ रही है, इस 25 साल के अनुभव को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे। तो अभी तो बस यही सब सीरीज वगैरह। किस तरीके का है ये? धार्मिक सीरीज है, धर्म पे सीरीज है, वो भी जंजी मॉडल में है। आप जिस तरीके से पढ़ाते हैं, जिस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं पूरे देश भर में, जिस तरह से आपकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, और यूं कहें कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय लोगों में से आपका शुमार किया जाता है, तो ये खूबी, ये कला कहां से सृजित हुई? इलाहाबाद से और आचार्य रजनीश से। जब मैंने आचार्य रजनीश को पढ़ना शुरू किया तो मैंने उनसे कला सीखी कि किसी भी कॉन्सेप्ट को कहानी के थ्रू समझाओ। ऐसा आप अगर ओशो की किताबें पढ़ें तो आप पहले कहानी पढ़ोगे फिर कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। इतना मजेदार कॉन्सेप्ट है वो, इतना मजेदार कॉन्सेप्ट है कि अगर 2 बच्चे बैठे जो पढ़ना नहीं चाहते वो कहानी सुन लेंगे, जो पढ़ना चाहते वो तो कॉन्सेप्ट समझ ही जाएंगे, जो पढ़ना नहीं चाहते वो कहानी सुन लेंगे। इसलिए मेरे क्लासेस में एंगेजमेंट बनी रहती थी, लड़के बैठे रहते थे क्योंकि जानते थे मास्टर कोई कहानी जरूर लाया होगा। तो वो चीज मैंने आचार्य रजनीश से सीखी। अगर हाल के दिनों में देखें तो इस तरीके की जो शिक्षा की जो पद्धति है, इस शिक्षा पद्धति में कुछ और लोग भी हैं जिनका नाम लेना चाहें? नहीं, मैं तो बहुत सारे टीचरों का नाम लेना चाहूंगा। विकास देवकीर्ति बहुत अच्छे टीचरों में से है भारत में, और खान सर पटना वाले हैं, बहुत शानदार टीचर है, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। नीतू सिंह एक वनडे की टीचर है, बहुत प्यारी टीचर है वो भी। एक है दिगराज, बच्चों को पढ़ाता है, बहुत प्यारा टीचर है।
और ऐसे हैं कई सारे टीचर हैं जो मतलब टीचर तो इस देश में बहुत सारे, मैं नाम लेने लगूंगा तो 50-60 टीचर ही आ जाएंगे। बहुत सारे टीचर हैं, बड़े अच्छे अच्छे टीचर हैं। तो और टीचरों की जरूरत है इस देश को, और टीचरों की जरूरत है। मास्टर साहब, लास्ट में हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस देश को अगर विकसित भारत की तरफ लेके जाना है तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कुछ किया जा सकता है, और ये जो जनरेशन है हमारा, अभी का जनरेशन जिसे जनजी कहते हैं, उसको क्या कुछ करना चाहिए? भारत जब महान था तो नालंदा और तक्षशिला की वजह से महान था। यानी भारत जब फिर महान बनेगा तो शिक्षा की वजह से ही महान बनेगा। और भारत को शिक्षा में एक सूत्र का पालन करना होगा, E = E, एजुकेशन = एंजॉयमेंट। जैसे बच्चे मॉल जाने के लिए 2 बजे रात में तैयार हो जाते हैं, ऐसे जिस दिन बच्चे इस देश में सुबह 6 बजे उठ के स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, उसके 10 साल के अंदर ये देश महान हो जाएगा। और जेनजी के बच्चों को क्या करना चाहिए? नहीं, जेनजी को तो एक काम करना चाहिए कि अपने आप को, मैंने कहा ना, मेंटल स्मार्टनेस बहुत है, उस स्मार्टनेस के साथ अगर वो ग्रेटनेस जोड़ ले और भारत की संस्कृति के जो कुछ साइंटिफिक पहलू है, जैसे ध्यान है, योग है, उससे जुड़ जाए तो बहुत क्रांतिकारी चेंज होगा और वो बहुत क्रांति करेंगे अपने जीवन में। धन्यवाद आपका, आपने बहुत सारी बातें बताई और उम्मीद करते हैं हमारे जो जेनजी के बच्चे हैं और जो बाकी के भी जो जेनजी की उम्र के तो नहीं हैं लेकिन दिल से जेनजी हैं, उनको भी ये प्रेरणादायक लगे।